आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। कल किसी वजह से मैं हाजिर ना हो सका, उसके लिए माजरत खा हूं। आज हम आपको सुना रहे हैं इस खुदनविश्त का 18वां बाब। इसका उन्वान है अफसाने में कई और मोड़। ये बाब चूंकि तवील है, इसलिए हम इसको भी 2 हिस्सों में सुना रहे हैं। आज अफसाने में कई मोड़ का पहला हिस्सा, चैप्टर 18A सुनिए। दिल्ली का चालू रेल टिकट लिए जसपाल और मैं वक्त से आधे घंटे पहले बंबई सेंट्रल पहुंचे। हमारे पास रिजर्व टिकट भी होता या टिकट होता ही नहीं तो रत्ती भर फर्क ना पड़ता। अगले 24 घंटे तक हम दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार रेल का सफर चलने वाला था। इत्तेफाकन उसी दिन पूरे देश में रेलवे की हड़ताल का ऐलान हुआ। अगली गाड़ी कब दिल्ली जाएगी कोई खबर न थी। बंबई में हम दोस्तों की मेहमान नवाजी के पैमाने खाली कर चुके थे और इंस्टीट्यूट का हॉस्टल बंद था। उसी गाड़ी से उसी दिन दिल्ली जाना हमारे लिए ही नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए भी लाजमी था। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो भीड़ देखकर हमारे चेहरों की हवाइयां ऐसी उड़ी कि 2 दिन तक उड़ती रहीं। ट्रेन की छतों तक पे लोग टिके हुए थे, दरवाजों में ठुसे हुए, खिड़कियों से आधे धड़ बाहर निकले, डब्बों के बीच लटके, पांव रखने की जो भी जगह हो सकती थी वहां आदम ही आदम। उस अताह हुजूम को चीर कर रेल तक पहुंच पाना ही नामुमकिन लग रहा था। और वो कुली साहब तो हवा हो चुके थे जिन्हें बर्थ दिलाने के लिए हमने 10 रुपए थमाए थे। जो भी सकत थी और जितनी मिन्नत समाजत हो सकी उसके सहारे हम डब्बे के दरवाजे तक रेंगते हुए पहुंचे। फिर लोगों के उफनते समुंदर ने कुछ इंच और आगे ढकेल कर हमें डब्बे के अंदर पहुंचा दिया। कुछ और लोग हमसे चिपक कर अंदर आने की कोशिश करने लगे, पर तिल धरने की जगह नहीं बची थी। फिर किसी दानिशमंद को सूझा कि संडास तो खाली है, तो आधे दर्जन लोग फौरन उसमें जा पहुंचे और खिसक खिसक कर कुछ और मखलूक डब्बे में घुस सकी। उस पूरे सफर में एक एक शख्स बिला मुबालगा जहां था वहां से हिला नहीं। यही हाल बर्थ पाने वालों का भी था, क्योंकि हर बर्थ पर कम से कम आधा दर्जन लोग टिके हुए थे। फिर किसी करिश्मे से हम सब जहां जहां खड़े थे उसी जगह बैठने में कामयाब हुए और नींद की 2-1 झपकियां भी ले लीं। ज्यादा दमदार लोग राहत पाने मुख्तलिफ स्टेशनों पर नीचे भी उतरे, पर हमने अपने मूत्राशय और आहार नाल को
किसी तरह काबू में रखकर अपनी जगह पे बैठे रहने का बंदोबस्त किया। वैसे भी कुछ खाने पीने के लिए पैसे तो थे नहीं, लिहाजा पेट को कुछ पचाने या खारिज करने की तकलीफ नहीं देनी पड़ी। रास्ते भर किसी टिकट चेकर की शक्ल तक नहीं दिखी और नई दिल्ली स्टेशन पर लोगों की उस बाढ़ को कोई क्या रोकता। टिकट दिखाए बिना ही सब बाहर निकल गए। मुझे एक माशा अफसोस जरूर हुआ कि टिकट पर पैसे बेकार ही में गए। फिर पुराने यारों से मिलने, नहाने धोने और पेट में कुछ डालने के लिए सीधे एनएसडी हॉस्टल जा पहुंचे। दरिया दिल बज्जू भाई उन दिनों अपने एक पालतू सपने का पीछा कर रहे थे, हिंदी कविताओं की रिकॉर्डिंग, जिसका खर्च एक छोटा मोटा सनतकार उठा रहा था। यह भारत के लिए बिल्कुल नई चीज और अपने वक्त से बहुत पहले की होती। काफी खर्च करके ड्यूटी देकर रिकॉर्डिंग और विनाइल डिस्क काटने की कुछ मशीनें भी विदेश से मंगवाई गई। उस मंसूबे के पूरी तरह डह जाने तक बज्जू भाई को दिल्ली के एक मालचा मार्ग पर एक सजे सजाए बंगले में रखा गया, जो हम सबके लिए सदा खुला रहता। तन्हा फितूरी बज्जू भाई कुछ साल पहले विधुर यानी रनवे हो चुके थे। अपने नन्हे बेटे की वो रात दिन देखभाल करते। बज्जू भाई के अंदर मोहब्बत और फराख दिली का खजाना था। उन्होंने न सिर्फ हमें अपने पास ठहराया, बल्कि मेरठ के बस का टिकट का किराया भी मैंने उनसे ऐंठ लिया। जाड़ों में अम्मी बाबा मसूरी से मेरठ आ गए थे और उन दिनों दादा डिप्टी के बंगले मासूम विला में रह रहे थे। वही घर जहां से भागकर मैं बंबई गया था। हो सकता है वहां ठहरने पर बाबा को उस हादसे की याद आई, और वैसे भी उनकी खोपड़ी गरमाई हुई थी। अदाकारी के तुलबा के बारे में उल्टी सीधी खबरें पढ़कर उन्हें तो वैसे भी यकीन था कि मैं किसी अच्छे काम में शरीक हो ही नहीं सकता। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर काले बादल मंडलाने लगे और बर्क अंदाज आवाज में इस्तकबाल किया। इतनी जुर्रत हो गई कि अपने उस्तादों को चैलेंज दो। समझते क्या हो अपने आप को? मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी कि इंस्टीट्यूट के पेचीदा हालात समझाता, पर एक बेजान सी कोशिश की मैंने। लेकिन वो अपनी राय बना चुके थे, सो भला कुछ कहने से क्या फायदा। चुप होकर मैं मगरूर, नालायक, बेवकूफ, बावले उनकी मलामतें सुनता रहा। हड़ताल करेंगे, कम्युनिस्ट बनने चले हो, अहमक कहीं के। इस मनहूस चरस ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। FTII में क्या हो रहा था, बल्कि मैं वहां क्या सीख रहा था, इसकी जर्रा बराबर समझ नहीं थी उन्हें। लेकिन मुझ पर फैसला सुनाने में एक पल भी नहीं लगाया। अकीदे का परचम उठाने के बाद शिकस्त पाना, पिछले 3 माह का तनाव, इंस्टीट्यूट का गैर हमदर्दाना रवैया, सफर की थकान, भूखा पेट, खाली जेब, टूटा दिल और अब बाबा की उन लानतों से लगा मेरे दिमाग की कोई रग फट जाएगी।
अम्मी खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई थी जब मैं बौराया हुआ अपना सामान उठाकर वहां से निकल रहा था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी औलाद को बाबा पर चिल्लाते हुए सुना। इतना झुलस गया था मैं कि अब उनका कोई खौफ ना रहा और मेरे अंदर का आतिशफिशां फूट पड़ा। आपकी राय मेरे जूते पर, आपको मुझसे नफरत ही है और ये नफरत दो तरफा है। आपने ना कभी मुझे चाहा ना मेरे दिल की बात समझी। किस लिए आपकी कदर करूं? मुझसे दामन छुड़ाने का बहाना तलाश करने की जरूरत नहीं। दफा हो रहा हूं मैं आपकी जिंदगी से। मेरे जवाबी हमले से वो खामोश हो गए, लेकिन बेइंतहा दर्द और अजीब सा खौफ उनकी आंखों में झलकने लगा। सिर्फ इतना कहा उन्होंने, इस उम्र में यही सुनना बाकी रह गया था। मैंने अपना बैग उठाया, वो हिले नहीं। मैं जाने लगा और उसी पल अगर अम्मी दाखिल ना, माफ कीजिएगा, मैं जाने लगा और उसी पल अगर अम्मी दखल ना देती तो शायद मैं फिर कभी जिंदगी भर उनसे ना मिलता। मैंने ऐसे यकीन से ये सब कहा कि ख्याल ही नहीं आया कि उन्हें कितना गहरा जख्म पहुंचा। अम्मी ने मुझे 2 दिन रोक तो लिया, पर बाबा और मैं एक दूसरे से कतराते रहे और बेचारी अम्मी बिचौलिया बनी रही। अपने इरादों की पारसाई का बाबा को यकीन दिलाकर जी हल्का करना नामुमकिन था। हमारे दिलों के तार हमेशा ही अलग अलग सुरों पर बजते थे। तीसरे दिन रवाना होने लगा तो आदत के मुताबिक उन्होंने चलन सुधारने और ज्यादा चरस न पीने की ताकीद कर मुझसे हाथ मिलाते हुए 100 का नोट पकड़ाया। अम्मी ने गले लगाकर मिन्नतें की, उन्हें समझने की कोशिश करो। सन सा होकर रुखसत हुआ। दिल तारीकी से पुर अपने आप से कहता रहा, उम्मीद करना बेकार है कि बाबा मेरे मन में कभी झांक सकेंगे। दिल चूर चूर हो रहा था कि उनके साथ अपने काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सुकून से, समझदारी से कभी बात ना हो पाएगी। बाबा और मेरे बीच कोई साझापन नहीं, दोस्ती का दिखावा करने की ख्वाहिश तक नहीं। FTII के बाबत अब सूरत ये आई कि जब हमारी शर्त कि डिप्लोमा फिल्मों में सिर्फ अदाकारी के तुलबा एक्टिंग करेंगे और हर तुलबा को बराबर मौका मिलेगा, बिल्कुल नामंजूर कर दी गई, तो हमने फैसला किया कि इस सूरत में हम में से कोई भी डिप्लोमा फिल्म में हिस्सा नहीं लेगा। बड़ी हैरत हुई और रंज भी जब ये बात फौरन मान ली गई। इतना ही नहीं, अदाकारी के तुलबा में ही दरारें पड़ने लगी थी। उनमें से कुछ को लगा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की वजह से उनको अपने जौहर दिखाने का यह सालिम मौका गंवाना पड़ रहा है। हड़ताल ख़त्म करने और हमारा मन रखने के लिए इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए ख़ास तौर पर कुछ फिल्में बनाने की पेशकश की, जिनमें सभी अदाकारों को जगह दी जाने वाली थी।
इन तमाम दहाइयों बाद जो बात आज भी चुभती है वो ये कि इंस्टीट्यूट भर में किसी को यही नहीं सूझा कि काम का लाजमी हिस्सा समझे जाने का जो हक सबको था वो हम अदाकारों को नहीं मिला। ये बात तो हर टीम पे नाफिज होती है, खासकर फिल्म स्कूल के यूनिट पर, जहां आपको सिखाया जाना चाहिए कि जैसा भी कैमरा हो या अदाकार उसी के साथ काम चलाएं। लेकिन हिदायतकारों को फिक्र थी तो बस इन कमबख्त अदाकारों को खुश रखने या उनको किसी तरह खपाने की, उनके साथ काम करने की कभी नहीं रही। हड़ताल खत्म हो गई। हम में से हर एक को एक अदाकारी कोर्स की फिल्म में अहम रोल दिया गया और ऐलान हुआ कि इंस्टीट्यूट 1 माह बाद खुलेगा। लेकिन इससे पहले जसपाल ने मुझे एक पुरजोश, लगभग हिंसक तकरीर सुना डाली कि मैं बिका हुआ दोगला धोखेबाज हूं, पूरे दर्जे के साथ गद्दारी की है। जबकि यह फैसला सभी मौजूद लोगों की राय से किया गया था। बुलबुल तड़प तड़प के मर जाए, उसके चूतड़ों की सुर्खी नहीं जाती। मुंह में जो बदजायका था वो शुक्र है ज्यादा देर कायम नहीं रहा। अहमद मुनीर बांग्लादेश से हाल ही में एनएसडी आया था और अमेरिकन कल्चरल सेंटर के एक नाटक प्रोमेन एलबी की जू स्टोरी करने वाला था। उसमें मुझे जेरी का किरदार मिला। शो देखने शहर की थिएटर हस्तियों के अलावा मशहूर अमरीकी तनकीदकार और मुसन्निफ जेरोम लॉरेंस भी आने वाले थे। मुनीर को पता नहीं ये कहां से सूझा कि नाटक के दोनों किरदार कभी मिले नहीं हैं, इसलिए उनके रोल करने वाले अदाकारों की भी पहले मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि हम 2 एक्टर अलग अलग रिहर्सल करके शो के दिन मंच पर किरदारों के रूप में ही मिले। ये ख्याल इंस्टीट्यूट में सीखी हुई बातों से मेल खाता लगा, सो मैंने फौरन उसकी तायीद की। मंसूबा था तो कुछ ऊटपटांग सा, पर दूसरे अदाकार, मेरे पुराने दोस्त रवि बासवानी और मैंने सोचा करके देखने में क्या हर्ज है। सेट का डिजाइन मुनीर के दिमाग में था और वो हम दोनों के साथ अलग अलग रिहर्सल करता रहा। वैसे ही मैं मंच पर जाने के लिए बेचैन हो रहा था, तो पागलों की तरह उसमें लग गया। अलीगढ़ में यह नाटक जब मैंने देखा था तो उसका सर पैर नहीं समझ पाया था, पर अब जिंदगी के उस मकाम पर वो बहुत मानी खेज लगा। उन दिनों नाकामी और ठुकराए जाने के अलावा कल क्या होगा? जो बोझ में ढो रहा हूं उसकी वजह से जो बोझ में ढो रहा था उसकी वजह से उस किरदार की जिंदगी जिसमें किसी से ताल्लुक बनाना, अपनी बात पहुंचाना नामुमकिन हो, साथ पाने की भी जरूरत हो और इंसान से कतराए भी, मुझे अपनी जैसी लगी। कुछ वक्त पहले
उस पूरे तमाशे से मुंह फेर लेने वाले परवरदिगार की तरफ जेरी के निराश गुस्से की गूंज भी मेरी कुंठाओं में सुनाई देने लगी। उस किरदार में सारे दांत गाड़ दिए मैंने, पर वो किरदार निगलने लगा मुझे, अपने बस में करने लगा। उसकी महीना भर तैयारी के दौरान मैंने उस नाटक की इतनी जुगाली की कि मेरे खून में, मेरी सांसों में वो मुकालमे घुल गए। सड़क पर चलते, डीटीसी बस में, ढाबे पर, हर जगह जेरी के मुकालमे बोलता रहता। पार्क में अजनबियों को जेरी अपनी बात सुनाने की कोशिश करता, पर उनको डराकर भगाने में ही कामयाब रहता। कोलंबो योजना के तहत भारत आए, हमेशा नोटों से लदे मुनीर के खर्च पर उस पूरे महीने हमने कुछ ज्यादा ही लाइसर्जिक एसिड डायथिलएमाइड यानी LSD निगल डाली। एक बार ऐसी हालत भी आई जिसमें लगा कि मेरा दिमाग लकड़ी के तख्ते की तरह ऊपर से नीचे तक चिर रहा है। एक ऐसा जीता जागता तजुर्बा हुआ, फिर एक ऐसा जीता जागता तजुर्बा हुआ जिसने डर के मारे गोया पेशाब ही निकाल दिया, लेकिन जिसकी वजह से यह समझ में आया कि लोग क्यों मान बैठते हैं कि उन्होंने भूत या जिन्नात की मौजूदगी महसूस की है। मेरी होशमंदी की जो हद थी वहां तक पहुंचकर वापस आ गया उस रात। गलती हमसे यह हुई कि बेसब्री में सूरज डूबने से पहले ही खुराक ले ली। हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे जब असर दिखाने लगी। फूले हुए आफताब की नारंगी रोशनी में हर रंग उभर के झिलमिलाने लगा था। उन जादुई नज़ारों में खोने के बजाय बढ़ते अंधेरे की वजह से मुझे परेशानी होने लगी कि अगले 12 घंटे कैसे कटेंगे। सूरज की रोशनी के बगैर विक्रम मेहरोत्रा जो साथ था, कोरा था। वो मुझे समझाकर कि कुछ ही घंटों की बात है, मुझे नीचे ले आया। मेरे सर में ऐसे रंगों की तपिश थी जिनका वजूद है ही नहीं। मन में कभी न सोचे गए नायाब ख्यालात बड़ी तेज रफ्तारी से चल रहे थे, जो सूरज की रोशनी आते ही पिघल कर गायब होने वाले थे। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था कि एक और घंटी बजी दिमाग में। सोचा कि जाकर उस खातून से मिलूं जिसके साथ एक आध साल से मेरा रिश्ता, माफ कीजिएगा, सीढ़ियों से उतर रहा था कि एक और घंटी बजी दिमाग में। सोचा कि जाकर उस खातून से मिलूं जिसके साथ एक आध साल से चल रहा मेरा रिश्ता हाल ही में टूटा था। शायद ये बता देना चाहिए कि आर की गैर मौजूदगी में मैं कतई वफादार नहीं रहा। LSD की लाबयान मस्ती में कुछ गर्द आलूद यादों ने हलचल मचाई और उस रिश्ते को दोबारा जगाना अशद जरूरी लगने लगा। खबर नहीं थी कि मुझे देखकर वो क्या करेगी या कहेगी, पर उस रात उससे मिलने का मैंने तहैया कर लिया। शायद इतना ही जानना चाहता था कि LSD लेकर
सेक्स कैसा होता है। सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे को मैं पार कर ही रहा था कि एक हाथ ने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं देख न सका, मगर एक घूंसे की तरह सीधे मेरे पेट पर उस जगह लगा जहां पसलियां आपस में मिलती हैं। उस हाथ की साख्त और लम्स को गलत समझने का सवाल ही नहीं था। ये उसी का हाथ था जिससे मैं मिलने चला था। ऐसा लगा मेरे पैर एक एक मन के हो गए हैं। मैं हिल नहीं सका। साफ आवाज में पैगाम आया, मुझसे मत मिलो। जो कुछ दिमागी तवाज़ुन बचा था उसे संभाल कर मैं वापस मुनीर के मुनीर के कमरे में गया और जेरी और कुत्ते की कहानी दर्जनों अलग अलग तरह से विक्रम को सुनाई। जिमी हेनरिक्स के पोस्टर पर साए बदलते नजर आने लगे। फिर स्पेनिश फिल्म एल टोपो की पटकथा और फिर स्पेनिश फिल्म एल टोपो की पटकथा पड़ी जो उस हाल में भी बेमानी थी। इत्तेफाकन कई साल बाद मैंने पूरे होशो हवास में यह फिल्म देखी और तब भी खोखला फलसफा लगी। बड़ी लंबी थी वो रात और कई बार लगा कि अपने आप पर काबू नहीं रहा। पर आखिर जब भर्म दूर हुआ तो इंडिया गेट जाकर उगते सूरज का नज़ारा लेते लेते जेरी की बातें मेरे सर में उबल रही थीं और अक्सर बिना सोचे मुंह से फूट पड़ती थी। बिना सोचे समझे मुंह से फूट पड़ती थी। तो ये था नसीर साहब की खुदनविश्त। और फिर एक दिन ये 18वें बाब का पहला हिस्सा। कल फिर आऊंगा, आपको इस बाब का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।